नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले की वीडियो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं, इसी से रिलेटेड आप उसको जाके पहले देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो से। प्रेसिडेंट के ऊपर कुल 5 वीडियो आएंगी। इन 5 वीडियो में प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन जो है वो कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। पहला है कि ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है वो सही है। दूसरा है कि उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली निर्वाचित होता है तो डायरेक्टली कैसे हो सकता है। तो तीसरा जो कथन है वो गलत है। और चौथा कथन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषदों के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन सा? संवैधानिक प्रधान जो है वह होता है कौन? राष्ट्रपति, जो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 54 आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद में कौन कौन सा? लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल होगी। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लोकसभा होगी, राज्यसभा शामिल होगी और तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडलों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है। और एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 70वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि 1992 में आया था, इसके द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति जो है वो मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, आप इसको जो है वो याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था? वो था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह जो निर्वाचक मंडल है निम्नलिखित में किनके निर्वाचित सदस्यों से जो है वो मिलकर बना होता है। तो देखते हैं। पहला है संसद के दोनों सदन होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, वो भी शामिल होते हैं। तीसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। राज्य की विधान परिषद जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और NCT दिल्ली तथा पौंडीचेरी की विधानसभा जो है पार्टिसिपेट करेगी। तो मैंने बताया था 70वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था उसके तहत इनको शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा नहीं होगा, 1, 2, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संसद जो है वो विधि द्वारा भारत के राष्ट्रपति से इतर प्राधिकारियों को प्रकार प्रदान कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट बाई लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटीज़ अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बात सही है? हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के सभी सदस्यों और सभी राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात जो है वो गलत है। ये बात जो है वो गलत है। सभी नहीं मिलते हैं। वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला था वो इसमें शामिल नहीं होता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुकने पर उस पद पर दूसरी पदावधि हेतु निर्वाचित के लिए पात्र होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं किनके द्वारा किया जाता है।
ये जो किया जाता है वो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो भी सम्मिलित होती हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि संघ मंत्रिपरिषद इसमें शामिल होती है, तो ये बात जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 सही, बाकी तीसरा जो है वो गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक गण यानी कि इलेक्टोरल कोलाज जो है में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा, आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होंगे। हाँ, वो शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होंगे। लोकसभा राज्यसभा शामिल होता ही है। दूसरा है कि राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये भी शामिल होगा। ठीक है। तीसरा है कि ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शामिल नहीं होता है, राज्य की विधान परिषद के सभी सदस्य शामिल नहीं होते, तो ये बात जो है गलत हो जाएगी। और इसमें बोला है कौन सा नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, तो ये बात गलत है। दूसरा है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, तो ये भी बात गलत है। तीसरा है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये बात बिल्कुल सही है, पात्र नहीं होता है। ठीक है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यही बात जो है वो शामिल नहीं है। वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, तो आप याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों जो हैं वो शामिल होते हैं। बाकी पूरे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। हाँ, ये शामिल होते हैं। दूसरा है राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो नहीं, दोनों सदस्य जो है वो शामिल नहीं होते हैं। दूसरा है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा छोड़ के पहला, तीसरा, चौथा जिसमें होगा वही सही जवाब हो जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। इनमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या प्रेजेंट होते हैं? तो ये बात जो गलत है, सभी मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसमें, सभी निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं हो जाएगा, सिर्फ यही नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या है? चौथा है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो याद रखना, मैंने बताया था कौन शामिल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था कौन से संविधान संशोधन के तहत, 70वें जो कि 1992 में आया था, उसके तहत दिल्ली और पौंडीचेरी जो है इन दोनों लोगों को शामिल कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है, चुना जाता है ऐसे ही इनडायरेक्ट तरीके से। दूसरा है कि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में
सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं वो ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, यानी कि संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार जो है वो नहीं रखता है? कौन अधिकार जो है वो नहीं रखता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति जो है वो इसका अधिकार नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? कौन कौन सदस्य हैं? पहला जो है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं? नहीं, सभी सदस्य शामिल नहीं होते। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो शामिल नहीं होते, तो ये बात जो है वो गलत हो जाएगी। दूसरा कथन है कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तीसरा है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये शामिल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण जो है वो किया जाता है? किसका अनुसरण किया जाता है? वो अनुसरण किया जाता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है। इसमें क्या होता है? इसमें भारत का राष्ट्रपति जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। कैसे गुप्त? मतलब बिल्कुल सीक्रेट तरीके से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इनकी जो न्यूनतम संख्या है वह होनी चाहिए 50 से 50-50 होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या जो है वो प्रस्तावकों की संख्या भी 50 और अनुमोदकों की संख्या भी 50-50 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट का भाग जो है वो नहीं है। वो कौन सा नहीं है? वो है राज्य की विधानसभाएं जो है वो इसका पार्ट जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप संसद के किसी भी सदन में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाए। ये नहीं कि ओरली बता दिया, उनको लिखित सूचना दी जाएगी जिस पर उस सदन के लगभग 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कराएगा। यदि दूसरा सदन भी जांच के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग उसी तिथि से लागू माना जाएगा तथा उसे अपने पद का त्याग जो है वो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जैसे 2 सदन है आपके, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। सबसे पहले सपोज करो राज्यसभा में लाया गया, तो राज्यसभा में जब लाया जाता है ये प्रस्ताव ही तब पारित होगा जब उस जैसे सपोज करो लोकसभा के 300 मेंबर हैं, 300 नहीं 200 मान लो आप, 200 मेंबर हैं अगर लोकसभा के, तो 1/4 यानी कि 50 मेंबर ने साइन किया हो तब तो ये लाया जा सकता है। और जब लाया जाएगा तो क्या होगा? 2/3 यानी कि अगर 300 कुल मेंबर हैं तो 300
मतलब 200 लोग, 300 अगर टोटल मेंबर है तो 300 में से 200 लोग इस पे हामिकार भरेंगे, तब जाके उसकी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और लोकसभा अगर 2/3 से पास हो जाता है तो वह कहाँ पे चला जाता है, वो राज्यसभा में चला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया होगी। राज्यसभा में जितने मेंबर होंगे उसके 2/3 भाग जो है वो पारित मतलब करवा ले जाएंगे, तो राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस यानी कि महाभियोग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कि राज्य की विधानसभाएं जो है इसमें भाग नहीं लेंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, कथन बोल रहा है कि कथन है कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं, परंतु कथन 2 जो है वो कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि हाउ कैन पार्लियामेंट रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। तो कैसे हटाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह जो महाभियोग लगाया जा सकता है वह दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा द्वारा चाहे राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया हो। क्या पारित किया गया हो, यदि सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पास किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग जो होता है वह संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है, वह चलाया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 61 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना जो है वो आवश्यक है। तो कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए, वो भी लिखित में, वो 14 दिन पूर्व सूचना उसको दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है। तो मैंने बताया दोनों सदनों में से कोई भी सदन आरंभ कर सकता है, यानी कि संसद का दोनों में से कोई भी सदन इसको आरंभ कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके मतलब किसके उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, वो संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष की है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। क्या यह बात सही है, तो ये बात सही नहीं है। और चौथा कथन है कि राष्ट्रपति अपने पद की
अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता होगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। अनुच्छेद नंबर 56 के भाग 1 में 1 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है, किंतु 56 के सब क्लॉज 1 के पार्ट 1 में वह समय से पूर्व उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, किसको? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद जो है वो त्याग सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र जो है वो किसको दिया जाता है, किसको संबोधित किया जाता है? तो अपना त्यागपत्र जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।